हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक सिन्हा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर कर रखा था पूरा का पूरा मौर्य वंश का प्रीवियस चीज। बहुत सारा चीज हमने इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, शक वगैरह के बारे में बहुत सारा कुछ देखा इससे पहले वाली वीडियो में कि वो लोग कैसे भारत में आते हैं, कैसे अपना कब्जा जमाते हैं। वो लोग जब भारत में आए थे तो उन लोगों से हम लोगों को क्या सीखने को मिला। गांधार शैली का जन्म भारत में कैसे हुआ, मथुरा शैली का ये सब जो कल्चर भारत में आई, ये सब का जन्म कैसे हुआ। तो हम बहुत सारा चीज़ अपने पिछले वीडियो से सीख गए। तो आप मेरे प्लेलिस्ट चेक करोगे तो हमने लगभग 6-7 वीडियो मौर्य एम्पायर पे दे रखा है और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मेरा एक एक पॉइंट कवर हो और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको एकदम बारीकी से पढ़ के आगे बढ़ते जाएं। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपका इस नए से वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हमने हिंद यूनानी के बारे में पढ़ा तो वो सबसे पहले भारत में आकर के अपना कब्जा जमाते हैं। जब अशोक के वंशज धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और वो लोग टूट गए, बिखर गए, तो उसके बाद जो भारत में आते हैं तो हिंद यूनानी आते हैं। हिंद यूनानी सबसे पहले आते हैं, जिसे इंग्लिश में आप इंडो ग्रीक कह सकते हो। उसके बाद शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो धीरे धीरे करके भारत में अलग अलग साम्राज्य देखने को मिलता है और ये सब भारत के कुछ कुछ पार्टिकुलर क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं और हमारे भारत पे अलग अलग शासन व्यवस्था चलने लगता है। और शासन व्यवस्था भारत का कई अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है। बहुत सारे भारत में कुछ छोटे छोटे राजा वो अपना शासन अलग करने लगते हैं। दूसरे तरफ जो मध्य एशिया से उठ के आए थे, जैसे हिंद यूनानी सब, शक वगैरह सब जो आए थे, पहलव सब, ये सब कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, मिडिल ऑफ एशिया से आए थे उठ के, भारत में अपना कब्जा जमाए, यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था को संचालित किए। हम हमने पढ़ा था कुषाण के द्वारा भारत में, जैसे आपको बताए थे कि मथुरा कला को विकसित किया गया है किनके द्वारा? कुषाण के द्वारा। कहाँ पे? भारत में। मथुरा कला वगैरह विकसित किया गया है। गांधार कला वगैरह भी जो है वो विकसित किया गया है। ये सब चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब चीज़ को आप याद रखने का प्रयास करो, ठीक है। हिंद यूनानी को हम लोग अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो इंडो ग्रीक उसको इंग्लिश में कहते हैं और बैक्टीरियाई नाम से भी हम पुकारते हैं। किसको? हिंद यूनानी को। अगर आप मेरा पहले वाले वीडियो देखोगे तो उसमें भी हम बताए हैं कि जो इंडो ग्रीक होता है उसको हम बैक्टीरियाई नाम से भी जानते हैं और ये मध्य एशिया क्षेत्र से भारत में प्रवेश किए थे। कहाँ से प्रवेश किए थे? मध्य एशिया क्षेत्र से। यह बात आपको हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि जो एग्जामिनर, जो आप कॉपी लिखोगे तो जो चेक करेंगे तो वो यही सब मेन मेन पॉइंट देखते हैं कि आप एक्चुअली क्या लिख रहे हो। हिंद यूनानी जो थे वो सबसे प्रथम प्रवेश हिंद यूनानी के तरफ से कौन सबसे पहले प्रवेश किए थे भारत में? डेमेट्रियस। ये बहुत बड़ा योद्धा था और डेमेट्रियस हिंद यूनानी के तरफ से कह लो कि लेफ्टिनेंट जनरल का काम कर रहा था और वही भारत में प्रवेश किया, वही अपना कब्जा जमा लिया और ये पहला इंडो ग्रीक शासक के रूप में देखा भी गया, ठीक है। क्या नाम था? डेमेट्रियस। नाम याद रखना क्योंकि नाम अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो डेमेट्रियस था ये इंडो ग्रीक के तरफ से आक्रमण किया भारत पे और चीज़ें को जीत लिया और अपना सत्ता स्थापित करने में सफल रहा। आया कहाँ से था? मिडिल ऑफ एशिया से आया था। शुरू में अगर हम देखें तो शुरू में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो भारत में ही पड़ता था। अभी ना डिवाइड हो गया है, पाकिस्तान भी भारत से टूट के अलग हो गया, अफगानिस्तान भी टूट के अलग हो गया। पहले ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ भारत में ही पहले एकदम अखंड भारत था क्योंकि भारत टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। इतिहास में अधिकांश जो आक्रमणकारी हैं जो मिडिल ऑफ एशिया वाला क्षेत्र है वहीं से उठ के आते हैं। अच्छा, आते किधर से हैं? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो रास्ता है लाहौर होते हुए, उधर एक्चुअली बाबू स्थलीय मार्ग है, मतलब जमीन जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग आराम से घोड़ा से दौड़ के भी प्रवेश कर जाते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि जहाज वहाज समुद्र वगैरह ये सब कुछ नहीं, उधर से आराम से प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान जिस तरफ पड़ता है उस तरफ ज़मीन टू ज़मीन आज भी भारत से बहुत सारा ट्रेन पाकिस्तान चली जाती है।
ट्रेन चली जाती है। तो समझो ज़मीन से ज़मीन जुड़ा है तभी ना ट्रेन पटरी बिछाया गया पाकिस्तान तक। अफ़गानिस्तान भी ट्रेन चली जाती है, भारत से खुलती है ट्रेन। तो एक चीज़ समझो कि ये सब स्थल मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश करने का रास्ता है। लाहौर वगैरह से डायरेक्ट पाकिस्तान चले जाओगे, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलती है। अभी लाहौर आपका ये पंजाब पंजाब पहले पंजाब में पड़ता था लाहौर, अब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया। तो पंजाब से पाकिस्तान के लिए ट्रेन वगैरह अभी भी आपको मिल जाएगी, ज़मीन से ज़मीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आक्रमणकारी पहले होते थे वो इन्हीं क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते थे। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। जैसे बैक्ट्रियाई जो है वो भारत में प्रवेश किए। बैक्ट्रियाई इंडो ग्रीक हिंद यूनानी के शासक थे ना बैक्ट्रियाई। डेमेट्रियस जो थे ना उनको ही बैक्ट्रियाई नाम से भी जाना जाता है, ये सब चीज़ याद रखो। भारत में प्रवेश किए सबसे पहले अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध वाला जो क्षेत्र है इसको वो जीत लिए। क्या किए? जीत लिए। कौन? बैक्ट्रियाई। वो प्रवेश तो भारत में किए ना, वो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र को अच्छे से जीत लिए, अपने में मिला लिए। दूसरी तरफ पंजाब वाला जो क्षेत्र था उसको भी जीत के अपने में मिला लिए। तीसरा जो सिंध वाला क्षेत्र है, अभी सिंध भी जो है बाबू वो पाकिस्तान के ही रीजन में पड़ता है। तो वो टोटल क्षेत्र को जीत करके अपने शासन क्षेत्र में मिलाते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। और जीतने के बाद अपना साम्राज्य को और भी बड़ा करते रहे और उत्तर पश्चिम भाग को लगभग टोटल जीत लिए थे। अब आप बोलोगे सर उत्तर पश्चिम भाग क्या होता है? तो बाबू यही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो है ये उत्तर पश्चिम भाग को ही कहते हैं। भारत के किस साइड पड़ता है? उत्तर पश्चिम भाग में ही ये सब बसा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से भारत का जो संबंध है ये हिंद यूनानी के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि जीत रहे थे और वो अपना कब्जा भी जमा लिए थे। जो संबंध है वो तो बढ़ेगा ही ना। वो भारत के लोगों को जानने लगे, भारत के लोगों को पहचानने लगे। भारत की लोग भी हिंद यूनानी के जो शासक थे बैक्ट्रियाई उनको जानने लगे, पहचानने लगे। उनका कल्चर उठ के भारत में आया, हमारा कल्चर वो लोग ले गए। तो दोनों का कल्चर मिल करके एक नया कल्चर का भी जन्म हो गया, ठीक है। हिंद यूनानी सबसे पहले अपना राजधानी जो है वो अपना राजधानी से सबसे पहले वो थाकल नाम का साकल या मतलब साकल नाम का एक जगह है, ठीक है। वो साकल को अपना राजधानी बना, एक बार देख लीजिएगा। साकल ही था शायद, मतलब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। साकल को सबसे पहले अपना राजधानी बनाए और उसी साकल को आज के डेट में हम सियालकोट भी कहते हैं। वो जो साकल वाला क्षेत्र है ना, जिसको वो सबसे पहले हिंद यूनानी वाले जो आए थे, कहाँ से? मिडिल ऑफ एशिया से उठ के कहाँ आए थे? भारत वाले रीजन में आए थे। कैसे आए थे? तो वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब को जीत लिए थे और फिर भारत में प्रवेश किए थे। भारत के लगभग उत्तर पश्चिम जो सीमा वाला क्षेत्र है उसको जीतते हुए भारत में प्रवेश किए थे। तो जब भारत में बाबू प्रवेश करते हैं तो वो राजधानी किसको बनाते हैं? साकल नाम के जगह को राजधानी बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये साकल नाम का जगह को तो हम सुने ही नहीं है कभी। तो बाबू ये साकल नाम का जो जगह है उसी को हम सियालकोट कहते हैं। आज के डेट में उसी साकल नाम के जगह को हम सियालकोट कहते हैं। और इसको ही राजधानी कौन बनाए थे? हिंद यूनानी के शासक। क्या नाम था? बैक्ट्रियाई नाम था। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इसी बैक्ट्रियाई को हम डेमेट्रियस भी कहते हैं, ठीक है। राजा एक नाम अनेक, और इन्होंने अपना भारत में जो सबसे पहले राजधानी बनाया वो साकल नाम के जगह को बनाया। और आज के डेट में जो साकल नाम का जगह है उसी को हम सियालकोट के नाम से जानते हैं। हिंद हिंद यूनानी के सबसे प्रमुख आक्रमणकारी के रूप में अगर देखा जाए तो वो मिनांडर को देखा जाता है, क्योंकि हिंद यूनानी जो राजा थे उनका एकदम राइट हैंड के रूप में मिनांडर काम कर रहा था। और मिनांडर एकदम गजब का आक्रमणकारी शासक था, बहुत आक्रमणकारी शासक नहीं, इसे लेफ्टिनेंट जनरल कह लो, कि मतलब जो सेना वगैरह होता था उसको संचालित सजाने का काम मिनांडर करता था, कि कब कौन सा सेना भारत पे क्या अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करेगी, कब आक्रमण करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। टोटल जो सैनिक का ठीका है वो मिनांडर के हाथ में होता था। और ये जो मिनांडर है, मिनांडर को मलिंद के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस मलिंद का जो शासन है, शासन काल अगर देखा जाए तो लगभग तुम देख लेना एक बार इतिहास बुक पलटना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी तक माना गया है। किसका?
जो मलिंद है, इसी मलिंद को मीनांडर नाम से भी पुकारा गया है। मीनांडर को मलिंद कह लो या मलिंद को मीनांडर कह लो, दोनों नाम एक ही है। और इसका जो शासन काल है भारत में वो 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी तक का माना गया है। और फिर पुष्यमित्र शुंग जो है इसी मीनांडर को पराजित कर देते हैं, क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग आते हैं बाद में चल करके और मीनांडर को क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। क्योंकि जो भी राजा भारत में आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो पूरा आजीवन भारत पे ही राज किए हैं। ये नियम ही है कि सबका समय आता है, तो कभी मीनांडर का समय आया तो कभी पुष्यमित्र शुंग का समय आया। समय सबका एक जैसा रहता नहीं है। कभी भारत के सीमा क्षेत्र पे या फिर जो भी रीजन है भारत का, उस पे हम देखेंगे मीनांडर राज्य करते हुए दिखे हैं 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी तक। लगभग देखा जाए तो 20 साल का शासन किसका रहा है, मीनांडर का। ठीक है, और मीनांडर को मलिंद नाम से भी हम जानते हैं और इनका शासनकाल भारत में लगभग 20 साल का रहा है। और फिर मीनांडर के बाद जो शासक आते हैं उनका नाम क्या रहता है, पुष्यमित्र शुंग। ये ब्राह्मण ब्राह्मण शासक रहते हैं और ये हिंदू हैं। ठीक है, कट्टर मतलब कह लो कि पुष्यमित्र शुंग, ये इनका भी रोल देखोगे तो आगे चल करके बहुत इंटरेस्टिंग इनके भी कहानी है पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, ये जो है पुष्यमित्र शुंग, मतलब कह लो कि भले ये सत्ता स्थापित करने का काम पुष्यमित्र शुंग खुद करते हैं, ठीक ना, लेकिन आगे चलकर जो इनके वंशज आते हैं, क्या वो एकदम कट्टर हिंदू नीति को अपनाते हैं कि नहीं पुष्यमित्र शुंग की तरह, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदुत्व थे पुष्यमित्र शुंग। और एक चीज याद रखना कि जो मीनांडर थे वहां पे अगर जाओगे तो सत्ता स्थापित करने का काम कौन करते हैं, डेमेट्रियस। क्योंकि जो डेमेट्रियस हैं उन्हीं को ना वैक्ट्रियाई कहेंगे। वो जो हैं वो भारत पे सत्ता को स्थापित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। फिर मीनांडर वगैरह शासन करने लगते हैं। भले ही सत्ता को स्थापित डेमेट्रियस ने किया, बट हिंद यूनानी का सबसे प्रमुख शासक अगर देखा जाए बाबू तो मीनांडर को ही साबित होता है। क्योंकि मीनांडर जो था वो सबसे प्रमुख शासक था और सबसे बड़ा योद्धा अगर देखा जाए मिडिल ऑफ एशिया की तरफ से तो मीनांडर को ही माना जाता है। ठीक है, डेमेट्रियस ने बस इतना ही करा ना कि भारत में वो अपना सत्ता को स्थापित करने में थोड़ा सा हेल्प किया, मदद किया और भारत में सत्ता क्या कर दिया गया, स्थापित भी हो गया। किनके द्वारा, डेमेट्रियस के द्वारा। लेकिन डेमेट्रियस सब दिन तो नहीं ना काम आया। अगर मेन रूप से देखा जाए तो मीनांडर जो जिसे मलिंद कहते हैं वही एक प्रमुख और कह लो कि जो सबसे मेन शासक अगर देखा गया मिडिल ऑफ एशिया का तो मीनांडर ही था। और मीनांडर कंप्लीट रूप से भारतीय कला एवं संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता था कि भारत का कल्चर कैसा है, यहाँ का संस्कृति कैसा है, ये सब चीज़ों से वो बहुत खुश भी रहता था और बहुत ज़्यादा कुछ सीखा भी और बहुत प्रेरित भी हुआ कि इतना अच्छा कल्चर भारत के अंदर है। कौन, मीनांडर। ये यहाँ का था नहीं लेकिन यहाँ का कल्चर, यहाँ का संस्कृति इसको काफ़ी पसंद था। इसी दौरान मीनांडर की मुलाकात होती है बौद्ध धर्म के गुरु से। अब आप बोलोगे सर बौद्ध धर्म के गुरु से तो होता है, उस वक्त क्या कौन सा गुरु थे और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम नागासेन था। और नागासेन का जो मुलाकात है वो मीनांडर से होता है। अच्छा, नागासेन कौन है, बौद्ध धर्म के गुरु हैं। और नागासेन का मुलाकात किससे होता है, मीनांडर से होता है, राजा मीनांडर। अच्छा, ये मीनांडर कौन है, मिडिल ऑफ एशिया से आए हुए राजा जो भारत पे शासन कर रहे होते हैं। कब से कब तक, तो 100 अभी बताइए ना जस्ट 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी तक कौन शासन कर रहे हैं भारत पे, मीनांडर। अच्छा ठीक है, क्या मीनांडर ही भारत पे शासन की, इनको ही प्रमुख शासक माना गया। जी हाँ, मीनांडर को ही भारत का प्रमुख शासक माना गया था। लगभग 20 साल तक ये शासन किए। मिडिल ऑफ एशिया का इन्हें एकलौता प्रमुख शासक माना गया जो भारत पे शासन किए। लेकिन जीतने में हेल्प तो डेमेट्रियस भी किए थे, डेमेट्रियस भी अपना पूरा दम लगाए थे। सब मिलकर के जीते, लेकिन एक मुख्य प्रमुख शासक जो होता है वो मीनांडर को ही माना गया। और मीनांडर को भारत का कल्चर वगैरह बहुत अच्छा लगता था, यहाँ का संस्कृति को अडॉप्ट करने का भी काफ़ी प्रयास किए और अपने शासन काल में यहाँ का संस्कृति के अकॉर्डिंग भी काफ़ी काम किए। बौद्ध धर्म के गुरु जो नागासेन थे उनसे भी इनकी मुलाकात हुई और बौद्ध धर्म संबंधी काफ़ी प्रश्न इन्होंने पूछा, काफ़ी प्रश्न पूछा।
नागासेन ने बहुत सारा जवाब भी दिया और मिनांडर जो थे वो बहुत सारा जीवन से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछते चले गए और नागासेन उसका जवाब भी देते चले गए। नागासेन जवाब देने से रुके नहीं और जो मिनांडर थे वो प्रश्न पूछने से रुके नहीं। मिनांडर बहुत दिलचस्पी लेने लगे बौद्ध धर्म में, उनको बौद्ध धर्म बहुत पसंद आने लगा और लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर नागासेन उनको दे दिए। और जानते हो रिजल्ट क्या होता है? जो मिनांडर को लगभग बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा गया नागासेन के द्वारा और नागासेन काफ़ी आंसर देने में सफल रहे क्योंकि बौद्ध धर्म के वो गुरु थे, उनके पास लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर उनके पास था और मिनांडर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे उनसे। और ये जो क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन चल रहा है, रिजल्ट क्या होता है जानते हो? मिनांडर भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाता है मिनांडर, कहता है कि अब मुझे अपना जो मिडिल ऑफ एशिया वाला धर्म है उसमें रहना नहीं है, हमको भी बौद्ध धर्म को अपना लेना है। और मिनांडर और नागासेन के बीच जो भी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हुआ उसे एक पुस्तक में लिखा गया क्योंकि मिनांडर इतना ज़्यादा प्रेरित हो गए कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा गया नागासेन, नागासेन कौन? बौद्ध के गुरु थे। ये जो क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन हुआ उसको एक बुक में लिखा गया जिसका नाम है मलिंद पन्हो। ठीक है, मलिंद पन्हो नाम के बुक में लिख लिया गया इन दोनों का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। और यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। आप चाहोगे तो अभी भी आप फ्लिपकार्ट से मलिंद पन्हो नाम के पुस्तक को मंगा करके पढ़ सकते हो और उसमें साफ साफ मिनांडर के द्वारा पूछा गया प्रश्न और नागासेन के द्वारा दिया गया आंसर का पूरा विवरण मिल जाएगा और शायद वो पुस्तक पढ़ने के बाद आपका भी जीवन कहीं बदल ना जाए। ठीक है, बहुत अच्छा पुस्तक है मलिंद पन्हो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। मलिंद का अर्थात मिनांडर, मलिंद का मतलब क्या होता है? मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न मलिंद। ठीक है, और नागासेन के द्वारा दिया गया उत्तर का संग्रह पन्हो। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, क्लियरेंस हो रहा है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका अच्छा जाएगा कल के डेट में एग्जाम, आप बहुत शांति से लिख पाओगे कहानी बना बना के। और मिनांडर देखते ही देखते बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, जबकि वो यहाँ का था नहीं, वो कहाँ का था? मिडिल ऑफ एशिया से उठ के आया था। कैसे आया था? तो वही पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रास्ता है उधर से ही वो स्थल मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश किया था और लगभग वो बौद्ध धर्म को तो अडॉप्ट कर लेता है। और हिंद यूनानी जब भारत में आते हैं तो अपने साथ कुछ नया कला संस्कृति को भी लेकर आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो लोग सिर्फ उठ के आया, यहाँ से अगर वो कल्चर सीख रहा है तो वहाँ से भी वो कल्चर जो सीख के आया है उसको दे रहा है। कल्चर का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। कुछ कल्चर हम लेते हैं और कुछ कल्चर देते हैं। कल्चर हमेशा रुका है क्या? वो हमेशा आदान प्रदान का ही चीज है। अगर आप यहाँ मान लो रह रहे हो बिहार में, आप चले जाओगे अमेरिका तो कुछ दिन के बाद आप भी इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाओगे और अपना जो कुछ लैंग्वेज है उन लोगों को भी सिखा दोगे। तो कल्चर क्या होता है? शुरू से ही देखा गया है आदान प्रदान होने का चीज है। कभी कल्चर टिका नहीं है। आप जैसा लोगों के बीच में रहेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे, जैसा करोगे संगत वैसा होगा आपका रंगत। ये कल्चर ही आदान प्रदान होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होने लगता है, लोग सीखने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार हिंद यूनानी के जो प्रमुख शासक के रूप में मिनांडर को देखा गया, वो लगभग कल्चर को सीख लिए, बौद्ध धर्म के भी काफी कल्चर को अडॉप्ट कर लिए अपने जीवन में और एक नया सफल जीवन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए। रिजल्ट यह होता है कि इनके आने से भारत में कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है और हिंद यूनानी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले में से एक हो जाते हैं। जो हिंद यूनानी शासक रहते हैं उनका जीवन बड़ा शांतिपूर्वक बीतने लगता है और आप वो चाहते हैं कि भारत थोड़ा तरक्की की तरफ जाए तो सोना वगैरह का सिक्का जारी करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका सोना का सिक्का देखो जारी करने का मतलब क्या हुआ? राजा की स्थिति काफी बेहतर है। राजा सोने वगैरह जो होता है वो महंगा नोबल मेटल में आता है ना बाबू। सोना सोना सस्ता मेटल थोड़े है।
लेकिन यदि कहीं का सरकार सोना का सिक्का मार्केट में चला रहा है तो उसका जो आर्थिक स्थिति है उससे उसका पता चल जाता है कि काफ़ी अच्छी है। तो जो मिनांडर थे वो जब तक भारत में रहे हैं 165 बीसी से 145 बीसी तक, इसी के बीच उन्होंने सोना का सिक्का भी भारत में जारी किया और ये बहुत बड़ा बात हो जाता है। इससे उनका छवि भी बढ़ता है, उनका क्षमता भी दिखता है कि राजा कितना ज़्यादा लेवल समर्थ हैं, क्योंकि सोना का सिक्का जारी करना मामूली बात नहीं है। राजा के पास उस लेवल का पैसा था, धन था, तभी तो सोना का सिक्का जारी किए। और हिंद यूनानी अपने काल में जो सिक्के जारी करते थे, उस सिक्के में जो चित्र वगैरह बनता था, वह राजा के नाम चित्र जो बनता था ना, जो भी चित्र बनाया जाता था सिक्के पे, वो राजा के नाम से ही अंकित किया जाता था। राजा के नाम को सिक्का पे अंकित कर दिया जाता था। सिक्का को खोद-खोद के राजा का नाम को लिख दिया जाता था। समझ रहे हो ना? और एक चित्र टाइप का कह लो कि एकदम परफेक्ट तो नहीं बनता था, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं था उस लेवल का। लेकिन हाँ, राजा का थोड़ा चित्र वगैरह भी कोशिश किया जाता था सिक्का के ऊपर डालने का, और साथ ही साथ राजा का जो नाम है उसको भी अंकित किया जाता था। कौन सा सिक्के पे? सोने के सिक्के पे, ताकि भविष्य में 1000, 2000, 5000, 10,000 साल के बाद भी देखा जाए तो इस हिंद यूनानी के सिक्के जो चलाया गया था राजा मिनांडर के द्वारा, उनका छवि सब दिन बना रहे लोगों के बीच में और पता चले कि राजा मिनांडर कितना सक्सेसफुल राजा के रूप में काम कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, आज के डेट में भी कुछ सिक्के लेबोरेटरी वगैरह में रखा हुआ है। और जो सिक्का है उसको देख के पता चलता था राजा का क्षमता, राजा का पावर। पैसा से ही किसी व्यक्ति की पावर को नापा जाता है। तो राजा अगर धनिष्ठ होंगे, धनी होंगे, धनवान होंगे, तो स्वाभाविक है उनके पास सेना वगैरह की कोई कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से वो सोना वगैरह का सिक्का भी भारत में चलाया। और सिक्का को देखने के साथ पता चल जाता है कि अभी किस राजा का काल चल रहा है। ठीक ना? जब मिनांडर हटेंगे तो दूसरा राजा आएँगे, और वो जो भी सिक्का चलवाएँगे तो उसमें वो अपना नाम अंकित करेंगे। हो सकता है वो अपना चित्र को भी अंकित करने का प्रयास करें। तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन-सा राजा कब-कब शासन किए हैं। हिंद यूनानी शासक के काल में कब से कब तक, ये तमाम चीज़ वगैरह को हम देखेंगे कि कौन-कौन सा शासक हिंद यूनानी की तरफ से शासन किए हैं, कब से कब तक शासन किए हैं। ये सब चीज़ों का जानकारी यदि हमको पता चला है, तो सिक्का वगैरह को देख के भी पता कर लिए हैं। क्योंकि बाबू लिखित बात से हमारे इतिहासकार तो पता किए ही हैं, लेकिन सिक्का को देखने के बाद, उसका डेट को देखने के बाद और भी कन्फर्म हो गए हैं कि भाई इस काल के बीच में कौन-सा हिंद यूनानी के राजा थे। वो सब बड़ा बढ़िया काम करते थे कि वो लोग राजा तो बन जाते थे और सिक्का को चला देते थे अपने साम्राज्य में। अच्छा, सिक्का को वो अपने नाम का अंकित करके चलाते थे। तो 1000, 10,000, 20,000 साल के बाद भी अगर वो सिक्का आपको दे दें, तो आपको पता चल जाएगा ना कि फलना-फलना समय में फलना राजा हुआ करता था। सिक्का को देखोगे, अभी मान लो नरेंद्र मोदी यहाँ का शासक है, तो आप उसमें छाप देगा 2020 में और सिक्का पे अंकित कर देगा नरेंद्र मोदी। तो 15,000 साल के बाद भी अगर ये सिक्का को कोई देखेगा तो कहेगा ना कि 2020 में भारत पे यदि कोई शासन कर रहा था तो उसका नाम नरेंद्र मोदी था। ठीक उसी प्रकार से हिंद यूनानी के जो शासक मिनांडर थे, वो अपना नाम को सिक्का पे अंकित कर देते थे, जिससे यह पता चल सके कि उस वक्त एक्चुअली शासक कौन थे, उस कंटेम्परेरी में जो भी समय चल रहा था उसमें शासक कौन थे। तो सिक्का से भी हम पता कर लिए कि कौन शासक थे, नहीं थे। ठीक है? यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए। और अभी किस राजा का काल चल रहा है ये सब सिक्का को देख के हम पता कर लेंगे। हिंद यूनानी शासक की काल कब से कब तक थे, ये तमाम चीज़ों सिक्का से ही पता चल जाता था। और इसी सिक्कों के आधार पर भारत के जो बड़े-बड़े इतिहासकार थे, वो इतिहास के पन्ने पे छाप डाले कि भाई उस वक़्त उसी राजा का शासन चल रहा था, और भी कन्फर्म हो गए। और हिंद यूनानी जो थे, वो प्रथम शासक थे जिसने सिक मतलब हिंद यूनानी के जो प्रथम शासक थे, उन्होंने सिक्कों जो है ना, सिक्का से अपना कालखंड को बता दिया।
हिंद यूनानी से पहले और भी जो राजा आए थे वो अपना चित्र तो अंकित कर देते थे या फिर कुछ और चीज़ अंकित करते थे, लेकिन डेट के साथ अपना नाम को अंकित नहीं करते थे। ये सब जो प्रचलन हमको भारत में देखने को मिला, ये सब नाम के साथ चित्र को अंकित करना, नाम को अंकित करना, डेट को अंकित करना, ये सब हमको हिंद यूनानी के समय से देखने को मिला, जिनके सिक्कों से पता चल जाता था कि भाई किस राजा का शासन चल रहा है, हमको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती थी। हिंद यूनानी जो थे, अगर देखोगे तो कलाकारी के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे मतलब भारत को बढ़ाए हैं, क्योंकि उतना हमारा भारत समर्थ था ही नहीं कि भाई कलाकारी को उतना बढ़िया कर ले। और एक हिलियोन मतलब कुछ इस तरह का नाम है, हिंद यूनानी जो थे वो हिलियोस्टिक एक कलाकारी है। इन सभी चीज ये सब चीज में वो बहुत बड़ा पारंगत थे। ठीक है, हिलियोस्टिक थोड़ा सा देख लेना अपना बुक में एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत सारा जो टर्म होता है वो कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में हम भूल जाते हैं। ठीक ना। और जब हिंद यूनानी देश से हेलेनिस्टिक करके कुछ था कि हेलियोस्टिक था, एक बार गूगल करके आप चेक कर लेना कि हेलेनिस्टिक ये कला जो था इसमें वो पारंगत थे। कौन? हिंद यूनानी के शासक लोग जो थे वो हेलेनिस्टिक कला में काफ़ी पारंगत थे और इसे सीख कर आए हुए थे अपने मुल्क से। सीख करके आए थे कहाँ से? मिडिल ऑफ एशिया से, और भारत आए थे। और भारत की जो अपनी मतलब कलाकारी वगैरह थी, ये दोनों आपस में मिल गई। हेलियो जो हेलियनिस्टिक कला सीख के आए थे हिंद यूनानी भारत में, और भारत में जो कला थी वो सब आपस में मिल गई और एक नया कला का जन्म हो गया। उसी कला का नाम है गांधार कला। अब आप बोलोगे सर, ये गांधार कला का जन्म क्या सिर्फ मिडिल ऑफ एशिया वाले के ही द्वारा दिया गया है या फिर सभी कला मिल के बना है? तो जी हाँ बाबू, मिल के बना है। भारत में भी उस वक्त जो कला था वो कला और हेलियनिस्टिक कला, जिसे मिडिल ऑफ एशिया वाले लाए थे भारत। हेली HELINESTIC हेलिनिस्टिक कला देख लेना थोड़ा गूगल पे। हेलिनेस्टिक कला जो है वो हिंद यूनानी की तरफ से और भारतीय कला आपस में मिल करके एक नया कला का जन्म होता है। उस कला का नाम रहता है गांधार कला, और इस गांधार कला का जन्म भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हो गया। अब आप बोलोगे सर उत्तर पश्चिम भाग कौन सा? मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम उत्तर पश्चिम भारत बाबू कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस नवीन कला का नाम गांधार कला रखा गया। भारतीय कला प्लस इंडो ग्रीक, भारतीय कला प्लस इंडो ग्रीक इजकल टू गांधार कला। फिर से बाबू, जो भारत में कला चल रहे थे उसको जोड़ लो, कौन सा कला में? इंडो ग्रीक में। इजकल टू गांधार कला, समझ में आ गया? जो भारतीय कला था वो इंडो ग्रीक में मिल गया और फिर गांधार कला का जन्म हो गया, दोनों कलाकारी मिल करके। आज के डेट में जो नाटक जैसे पर्दा वगैरह उठाने, जैसे नाटक वगैरह जो स्टेज पे होता है, पहले देखोगे नाटक वाटक दिखाने से पहले पर्दा वर्दा लगा रहता है, जादू वादू दिखाने से जो पर्दा वर्दा लगा रहता है, तो पर्दा उठाने पर्दा गिराने की जो परंपरा बनी हुई है वो सब परंपरा हमको इंडो ग्रीक का देन है। आज भी देखोगे ना कोई फिल्म वगैरह अगर स्टेज पे छोटा मोटा नाटक नौटंकी जो स्टेज पे चलता है, स्कूल वगैरह में नाटक चलता था, जादूगर जादू दिखा रहा है तो पर्दा लगा देता है, फिर पर्दा को धीरे धीरे खींच के खोलता है। तो ये सब जो परंपरा है ना, ये सब इंडो ग्रीक के द्वारा ही दिया हुआ है। कोई भी नाटक वाटक से पहले पर्दा को बंद करना, फिर पर्दा को खोल के लोगों को प्रस्तुत करना चीजें। भारत में हिंद यूनानी के बाद शक आए। कौन आए? शक। भारत में हिंद यूनानी के बाद शक आए, और ये जो शक थे मिडिल ऑफ एशिया की जनजाति थी, वो भी मिडिल ऑफ एशिया से ही उठ के आए। भारत में अगर देखा जाए तो जो चारागाह, मतलब चारागाह समझते हो, जो घास वास चराने के लिए गाय भैंस को ले जाता है, चारागाह। तो ये सब चीज़ की जो खोज हुई है ना भारत में, ये सब चीज़ को एक्चुअली पहुंचाने का जो काम किए हैं
वो यही जनजाति शक जो है यही परंपरा को अपने मिडिल ऑफ एशिया से उठ के लाए थे। ठीक है, और भारत में चारागाह की खोज में भारत को दिखाए, और शक भारत में पहुंचने के बाद भारत के अलग अलग क्षेत्र में बस जाते हैं, और उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के उत्तर दक्षिण भारत में, मतलब उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण भारत तक का जो लगभग, कैसे आपको समझा, अगर सामने रहते तो थोड़ा सा आपको मैप में समझाते, लेकिन फिर भी समझ लो कि जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, पूरब पश्च जो पूरब वाला क्षेत्र है, पश्चिम वाला क्षेत्र है, चारों तरफ देख लेते हैं। तो ये जो चारों तरफ आप भारत का मैप देखोगे, तो जो अलग अलग क्षेत्र है भारत के, वो लगभग सभी क्षेत्र में छोटा छोटा कबीला बना करके शक रहने लगते हैं। और पांचों कबीले में जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला है, वो पश्चिम भारत चले जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, पश्चिम भारत में सबसे महत्वपूर्ण कबीला मिलेगा, और वह कबीला शक का हुआ करता था। और इसी पश्चिम क्षेत्र के कबीले से एक जो प्रतापी राजा निकलते हैं, जिनका नाम रहता है रुद्रदामन। कहाँ के क्षेत्र से बाबू? पश्चिम भारत के क्षेत्र के जो कबीले होते हैं, टोटल मिलाकर कितना कबीला? 5 कबीला। अच्छा, ये पांचों कबीला सबसे महत्वपूर्ण है। आप बोलोगे सर ये 5 कबीला किनका था? तो ये पांचों कबीला शक का था। ठीक है ना, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में वो लोग अपना कबीला बनाए थे शासन करने के लिए। अच्छा, कि कौन कौन सा भारत के जगह में कबीला था? तो उत्तर पश्चिम में, दक्षिण भारत में, पूरब भारत में, पश्चिम भारत में, इस प्रकार से भारत के अलग अलग जगह पे शक का कबीला हुआ करता था। और जितना भी कबीला था उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कबीला था वो पश्चिम भारत वाला कबीला था। और इसी पश्चिम क्षेत्र के कबीले से एक प्रतापी शासक निकल के आते हैं, जिनका नाम रुद्रदामन था। क्या था? रुद्रदामन। और ये शक राजा थे, शक के बहुत बड़े राजा थे रुद्रदामन। कहाँ के राजा थे? पश्चिम भारत वाले क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे रुद्रदामन। ठीक है, और ये शक साम्राज्य के राजा थे। रुद्रदामन भारत में वर्ष 130 एडी में आए थे। कब आए थे? 130 एडी से लेकर के 150 एडी तक ये अपना शासन करते हैं। लगभग इनका शासन 20 साल का होता है। और रुद्रदामन का एक कार्य इतिहास में काफी चर्चा है, बहुत सहनीय कार्य इन्होंने करा था। इन्होंने खेती की सिंचाई करने के लिए सुदर्शन झील का, जो सुदर्शन झील है ना, वो खराब हो गया था, मतलब उसकी पानी सूख गई थी। तो जो रुद्रदामन आए थे उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, उसको ठीक करा दी। किसान भाई लोगों जो उस वक्त थे, कब? 130 एडी। अब एडी आ गया, जो अभी भी चल रहा है एडी ही चल रहा है। अभी कितना एडी है? 2024 एडी, 2024 एडी चल रहा है। तो कितना एडी का हम बात कर रहे हैं? 130 एडी का। बीसी हो गया बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बातें होती थी उसको हम बीसी में बोलेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो डेट है वो अभी चल रहा है एडी, जिसको ईसवी कहते हैं हिंदी में। समझ में आ रहा है? तो जो रुद्रदामन का शासन चल रहा था वो पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम भारत में ये शासन कर रहे थे। कब से कब तक किए? 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक। अच्छा, सबसे बढ़िया काम रुद्रदामन क्या किए थे? तो इन्होंने सिंचाई करने के लिए सुदर्शन झील को ठीक करा दिया भारत में, जो कि खराब था, सूख गया था, कोई काम का झील नहीं था, इसको पैसा लगा करके ठीक करा दिए। अच्छा, ये रुद्रदामन कौन थे? तो मिडिल ऑफ एशिया से आए थे, और ये शक जनजाति थे। ठीक है, शक जनजाति टोटल मिलाकर 5 कबीला भारत में बनाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कबीला अगर देखा जाता है तो रुद्रदामन का ही कबीला को माना जाता है, जो कि पश्चिम भारत के क्षेत्र में पड़ता है। आपको अगर अब भी कंफ्यूजन हो रहा है तब तो आप वीडियो को दोबारा सुनो, समझ में आ रहा है? रुद्रदामन के समय में सुदर्शन झील की स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, इसीलिए रुद्रदामन ने इसे ठीक करवा दिया
किसान भाई लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पानी-वानी का जो बहुत कमी होता था खेत में, जिसके कारण से अनाज लगता नहीं था खेत में, फल लगते नहीं थे, खेती करने में दिक्कत होती थी। तो रुद्रा दामन का बहुत बड़ा ये बड़ाई करने वाला बात है कि इन्होंने सुदर्शन झील को ठीक करा दिया, जिसके वजह से लोगों को पानी-वानी की दिक्कत नहीं होती थी और दुनिया भर का पानी हो गया और खेत में लोग आराम से पानी को पटाना स्टार्ट कर दिए। समझ में आ रहा है? सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था और रुद्रदामन उसको ठीक करा देता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सुदर्शन झील का निर्माण कराते हैं, लेकिन रुद्रदामन इसको ठीक कराता है। रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, कह लो कि विद्वान ही था वो एक प्रकार से संस्कृत में। और यह संस्कृत भाषा जो होते थे, संस्कृत भाषा से काफ़ी प्रभावित होता था। मतलब इसको संस्कृत वगैरह पढ़ना बहुत पसंद था, किसको? रुद्रदामन को। और रुद्रदामन ने एक अभिलेख का निर्माण भी किया था। क्या किया था? एक अभिलेख का निर्माण भी करवाया था। और आपको एक बात पता है, वो जो अभिलेख का निर्माण करवाया था ना, उसमें कुछ लिखा था। तो अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग तो किया गया था, बहुत सारा चीज उसी अभिलेख में। और यह भारत का पहला संस्कृत अभिलेख बना। सोचो कि अशोक ने भी इतना अभिलेख बनवाया, और भी जो भारत में कुछ कुछ राजा आते हैं अलग अलग वंशज के, उन्होंने भी कुछ अभिलेख बनवाया। लेकिन जो लिखित चीज है वो संस्कृत में यदि सबसे पहले कोई करवाया था तो वो रुद्रदामन ही थे। रुद्रदामन को संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत समझने में, संस्कृत सिखाने में, संस्कृत में जानने में बहुत आनंद आता था। इस प्रकार से रुद्रदामन हमारा भारतीय कल्चर में जो संस्कृत भाषा है उसको काफ़ी प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। रुद्रदामन को आप क्या मानते हो? भारत का जो हमारा प्राचीन भाषा है उसको तो ये मजबूती देने का ना काम करने लगा भाई। इसका भाषा थोड़ी था संस्कृत, फिर भी इसको संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत समझने में काफ़ी अच्छा लगता था। इसीलिए रुद्रदामन के समय का जो भी अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है। और एक चीज जान लो, वी नो डैट कि सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत जो किया गया था वो किंग अशोका के काल में ही हुआ, क्योंकि किंग अशोका अभिलेख के ही द्वारा अपना जो न्यूज है, अपना जानकारी है, बौद्ध धर्म की जानकारी है, वो जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाने के लिए उन्होंने अभिलेख का शुरुआत तो अशोक ने ही किया था ना। और इस परंपरा धीरे धीरे दूसरा राजा सीखने लगे और सीखते सीखते रुद्रदामन तक भी बात आई। और रुद्रदामन जो अभिलेख लिखा वो संस्कृत भाषा में लिखा। अशोक के काल में जो अभिषेक लिखा गया था वह मूल रूप से ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ब्राह्मणी लिपि कह लो या फिर खरोष्टी लिपि में भी लिखा गया था, आरामाइक लिपि में भी लिखा गया था, ग्रीक लिपि में भी लिखा गया था। अलग अलग लिपि में अशोक छपाए थे। बाबू अशोक का पड़तर तो कोई नहीं करेगा, अशोक के पास दुनिया भर का पैसा था। अखंड भारत का इकलौता शासक, मजबूत शासक अशोक थे। वो अलग बात है कि अशोक सुधर गया था, नहीं तो विश्व विजेता बनने में इसको कोई रोकता नहीं। अशोक बहुत अलग चीज था, छोड़ दो। अशोक बहुत अलग चीज था। बोले ना कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान में अगर कोई जिगरा कोई जन्म लिया था तो उसका नाम अशोक है। बहुत जिगरा था अशोक। वो सुधर गया भाई। वो देख लिया कलिंग के युद्ध में किस प्रकार से नदी बह रही है, रास्ते में कैसे लोग तरप तरप के मर रहे हैं एक छोटा सा जगह जीतने के लिए। तो आप इस चीज से समझ लो कि भाई अशोक क्या ही चीज था। अशोक ने अपने अभिलेख में ब्राह्मणी लिपि का भी उपयोग करा, खरोष्टी लिपि का भी उपयोग करा, आरामाइक लिपि का भी उपयोग करा, ग्रीक लिपि का भी उपयोग करा। तो अशोक अलग चीज था। आज भी जो अशोक की छवि हमारे भारत में है वो काफी सहनीय, काफी प्रशंसाजनक है। अशोक बहुत अलग राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की इमेज एकदम, वो सबका पड़तर तो नहीं ही करेगा, लेकिन हाँ अपने जगह पर रुद्रदामन भी कम नहीं था और संस्कृत भाषा में इन्होंने अपना अभिलेख को लिखवाया था। ठीक है। संस्कृत का प्रयोग जो है बाबू अशोक ने तो किया नहीं था, तो संस्कृत का प्रयोग किसने करा? रुद्रदामन ने करा। इसलिए सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। जो रुद्रदामन थे, ठीक ना,
रुद्रदामन उन्होंने अपने अभिलेख को, मतलब जो रुद्रदामन का अभिलेख था ना, उसको जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा गया। रुद्रदामन का अभिलेख को क्या कहा गया? जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा गया। ये सब क्वेश्चन आपको नॉर्मली बीपीएससी दरोगा वाले एग्जाम में, यूपीएससी का पीटीआर में मिल जाएगा। अक्सर देखा गया है कि रुद्रदामन के अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा जाता है। और इस जूनागढ़ अभिलेख से स्पेशली हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, और किंग अशोका के अबाउट में भी कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जूनागढ़ का अभिलेख को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उसको पढ़ने के बाद जो रुद्रदामन थे, उन्होंने उस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की भी काफी चर्चा करा है, किंग अशोका का भी काफी चर्चा करा है। इन सभी की जानकारी उन्होंने जूनागढ़ के अभिलेख में ही डाल दिया। और ये जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। अब बड़े बड़े जो पंडित हैं, साधु संत हैं, उनसे ही रुद्रदामन के जो अभिलेख हैं जूनागढ़, उसको पढ़वाना, नहीं तो भाई ये आम नागरिक को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। समझ में आ रहा है किनके द्वारा लिखा गया है? रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया। कौन सा अभिलेख लिखा गया है? जूनागढ़ लिखा गया है। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चाएं हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा है स्पेशल रूप से, किंग अशोक की भी चर्चा है स्पेशल रूप से। तो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ा, अगर जीवन में आपको फुर्सत मिले तो एक बार जरूर पढ़ना। लेकिन अगर संस्कृत नहीं आता है तो ट्रांसलेट भी उसका कर दिया गया है, तो उससे पढ़ना, ठीक है। जब शक समुदाय गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रहते थे, तभी इसकी लड़ाई एक स्थानीय राजा से हो गई। काफी भीषण लड़ाई हुई और उस लड़ाई में स्थानीय जो राजा थे वो शक को पराजित कर दिए। बाप रे बाप, शक को ही पराजित कर दिए। देखो क्या गजब का समय पलट जाता है कि शक गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे अपना शासन को पकड़ के रखा हुआ था एकदम बढ़िया से। मतलब शक जो था वो गुजरात पे पूरा का पूरा अच्छा से अपना शासन कर रहा था, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पे भी अपना शासन कर रहा था। लेकिन इसी के बीच में शासन करते करते एक छोटा स्थानीय राजा जो थे, उन उससे इनकी बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में स्थानीय राजा को पराजित कर दिया। ये बहुत बड़ा बात हो जाता है कि शक ने शक को पराजित कर दिया, स्थानीय राजा ने शक को पराजित कर दिया। ये बहुत बड़ा, जंगल की आग की तरह ये न्यूज़ फैल गया पूरे साम्राज्य में। और जब स्थानीय राजा ने शक को हरा दिया तो इस उपलक्ष्य में वह अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, क्योंकि जो छोटे राजा थे उसके लिए तो बहुत बड़ा बात था जो स्थानीय राजा थे। शक को हराना इतना बड़ा बात नहीं है बाबू। मिडिल ऑफ एशिया से यदि कोई व्यक्ति भारत में आकर के शासन कर रहा है तो उसमें जरूर कोई क्वालिटी है। आपके अंदर दबंगई का एक अलग लेवल का क्वालिटी होगा, दबदबा होगा, तभी ना आप जाकर के अमेरिका में शासन करने लगोगे, वहां का सरकार बन जाओगे। मजाक थोड़ी है। हम्म यहाँ का भारत का कोई बंदा उठ करके फ्रांस का शासक बन जाए तो मजाक थोड़ी है। उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगा, तभी तो वो फ्रांस का शासक बना है। ठीक उसी प्रकार शक के अंदर कुछ तो क्वालिटी होगा जो भारत के अंदर आकर के वह शासन कर रहा है, जबकि वो हमारे मेहमान थे, वो हमारे यहाँ घूमने आए थे, वो शासन कर रहे हैं। तो उसके पास कुछ तो क्वालिटी होगा, लड़ने की क्षमताएं होंगी। फिर भी अगर स्थानीय राजा उसको हरा देते हैं तो ये काफ़ी प्रशंसनीय बात है, बहुत प्रशंसा हुआ कि स्थानीय राजा ने शक को हरा दिया। इसी उपलक्ष्य में खुशी हुआ स्थानीय राजा को काफ़ी। इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि। अब आप बोलोगे सर ये विक्रमादित्य से क्या हो जाता है? तो देखो, विक्रमादित्य की जो उपाधि है ना बाबू, ये एक ऐसी उपाधि है जो अपने आप को एक गर्व फील कराता है। उस वक्त का जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को बहुत गर्व फील कराने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते थे। जैसे नाम के पहले विक्रमादित्य लग जाता था, विक्रमादित्य फलना राजा, चक्रवर्ती लगता था, विक्रमादित्य लगता था। ये सब परंपराएं पहले बहुत चलती थी। उपाधि से ही लोगों का लेवल पता चलता था कि वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। राजा को एक गर्व फील होता था। युद्ध जीतने के बाद एक और काम किया,
युद्ध जब जीत गया ना स्थानीय राजा ने, तो युद्ध जीतने के बाद एक और उपाधि धारण किया। एक तो विक्रमादित्य तो किया ही, और दूसरा कैलेंडर की उपाधि को भी धारण कर लिया। ये कैलेंडर की उपाधि जिसका भी प्रचलन उस वक्त समाज में चलता था कि अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, अपना नाम को मतलब नाम को गौरव करने के लिए, लोगों के बीच में दिखाने के लिए तरह तरह की उपाधि को अडॉप्ट कर लिया जाता था युद्ध को जीतने के बाद। तो कैलेंडर की भी उपाधि को धारण किया गया। विक्रम संवत में ये सब बात टोटल लिखा गया है, ठीक है। और कैलेंडर का नाम, जो कैलेंडर की उपाधि धारण किया गया था, विक्रम संवत, अगर आप जाके पढ़ोगे तो उसमें आपको टोटल चीज डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, उज्जैन वाले क्षेत्र में, लगभग 58 बीसी में शक को पराजित कर दिए थे। उज्जैन के स्थानीय राजा थे, कहाँ के? उज्जैन के, और 58 बीसी में शक को पराजित कर दिए थे। ये बहुत खुशी का बात है कि अब बहुत बड़ा बात है, ठीक है। आप देखो, जब ये पराजित किए तो दो काम किया। पहला, नाम विक्रमादित्य, और दूसरा संवत कैलेंडर जो है ना, संवत कैलेंडर को जारी कर दिया, क्योंकि खुशी इतना था, पैसा को कहाँ कहाँ नहीं खर्च किया जाए, तो नाम में विक्रमादित्य और संवत कैलेंडर को भी जारी कर दिया स्थानीय राजा ने। कहाँ का स्थानीय राजा था? उज्जैन का था। और इस कैलेंडर को विक्रम संवत के भी नाम से जाना जाता है। एक संवत कैलेंडर जारी कर दिया था उस वक्त समाज में, और इसी कैलेंडर को विक्रम संवत के भी नाम से जाना जाता है। अभी जो हम लोगों का ग्रीगोरियन कैलेंडर चल रहा है ना बाबू, अभी कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रीगोरियन कैलेंडर चल रहा है। तो उसमें 58 वर्ष को और ऐड कर दोगे तो विक्रम संवत निकल जाएगा। मतलब अभी से लेकर के 58 वर्ष एक्स्ट्रा है वो। जैसे कि विक्रम संवत, जो विक्रम कैलेंडर है ना, संवत का मतलब कैलेंडर ही होता है। ये सब चीज आप मतलब माइंड में एक तरह से याद कर लो। अभी ग्रीगोरियन कैलेंडर चल रहा है, लेकिन उस वक्त कौन सा कैलेंडर का आविष्कार किया गया था स्थानीय राजा के द्वारा? विक्रम कैलेंडर का, विक्रम संवत है ना, उसको संवत कैलेंडर भी कहते हैं। तो अभी का जो कैलेंडर है ना, जैसे मान लो कि अभी 2024 है, तो अभी ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार है 2024, ठीक है। अब आप चले जाओगे विक्रम संवत को देखोगे, जो विक्रम कैलेंडर है उसको देखोगे, तो उस अभी 2024 में 58 वर्ष को और जोड़ दो, क्योंकि 58 वर्ष आगे चल रहा है विक्रम संवत, है ना। तो अगर जोड़ दिया जाए तो 58 10 68 78 82, तो लगभग 2082 रहता अभी है। भी बाबू गलत बात नहीं है, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अभी 2082 है, लेकिन ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 58 58 साल घटा दो तो 2024 है। क्या है? देखो हम क्या किए, हम 2024 में 58 वर्ष को जोड़ दिए, जोड़ देने के बाद 2082 आ गया, 2082 एडी आ गया, क्योंकि विक्रम संवत 58 वर्ष एक्स्ट्रा उसमें ऐड होता है, ठीक है, ग्रेगोरियन में, तो निकल जाएगा आपका विक्रम। ये फार्मूला है, समझ रहे हो ना। 58 बीसी एक्स्ट्रा है कैलेंडर में, विक्रम संवत आगे चल रहा है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखा जाए तो इसकी जन्म लगभग 1 एडी में लगभग हो ही गया था, और वो जो विक्रम संवत था उसका जन्म 58 बीसी में हुआ था। मतलब 58 बीसी में उसका जन्म हो गया था। ईसा मसीह के जन्म के बाद ना ग्रेगोरियन कैलेंडर आया बाबू, तब ना 1 एडी 2 एडी 3 एडी 2001 2002 2003 2024 फिर 2025, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जन्म 1 एडी में हुआ, जबकि विक्रम संवत का जन्म 58 बीसी में हुआ। अब आप बोलोगे क्यों हुआ सर? पूछो पूछो, सवाल पूछो बाबू, क्यों हुआ? क्योंकि 58 बीसी में जो स्थानीय राजा थे उज्जैन के, उन्होंने एक युद्ध को जीता और शक को पराजित कर दिया। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की और दूसरा तरफ संवत कैलेंडर को भी जारी कर दिया।
नया कैलेंडर को चला दिया। लो बाबू, हम अपना विक्रम संवत, विक्रम नाम का कैलेंडर को चला देते हैं समाज में। तो 58 बीसी में फिर घट घट के ईसा मसीह का जन्म होता है। फिर उसके जन्म के बाद एक एडी आता है, तो वहां से हम लोग 58 साल पीछे हैं। लेकिन शख्स जो कैलेंडर है, अभी भी आप चले जाओगे, अभी भी जो शख्स समुदाय है मिडिल ऑफ एशिया में, उनके लिए अभी 2024 थोड़े है, उनके लिए 2082 है ना। और हमारे लिए 2024 है। आ रहा है समझ में आपको? किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता आप हमसे कमेंट करके पूछ लें, हम आपका एक एक कमेंट का आंसर हम प्रयास करेंगे आपको देने का। ठीक है, मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको अधिकारी बनते हुए देखना और खुद को आपको पढ़ाने के चक्कर में काफ़ी आगे बढ़ाना। ठीक है, हम डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं और सीखने के बाद हम उसको बार बार पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। इससे मेरा चीज़ जो होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपको पढ़ने में तेज होना है तो बस एक ही काम करो, थोड़ा सा पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज करो। दिन में 10 बार रिवाइज करो। देखना कि जो कहानी है, जो फैक्ट्स हैं, सब कुछ आपके माइंड में रहने लगेंगे और आप भूलोगे नहीं। और एग्जाम के वक्त आप काफ़ी कॉन्फिडेंस से चीज़ों को टिक भी करोगे और कोई टॉपिक पे कॉन्फिडेंस से आप लिखोगे। समझ रहे हो? किसी भी चीज़ को आप पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, अपना 100% दो और 100 बार रिवाइज करो। रिवाइज ही स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार है। हम फिर से कह रहे हैं, रिवाइज। स्टूडेंट ना कोई तेज होता है ना कमजोर होता है, रिवाइज उसको तेज और कमजोर में बदल देता है। रिवाइज खूब करोगे तो खूब तेज स्टूडेंट हो जाओगे, और रिवाइज कम कर दोगे जीवन में तो कमजोर स्टूडेंट हो जाओगे। ठीक है। शक के बाद अगर कोई भारत में आते हैं तो वह पहलव रहते हैं। कौन रहते हैं? पहलव समुदाय। उनका शासन चलने लगता है भारत में। ठीक है, शक के बाद। और ये भारत में उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश तो करते हैं। और इस उत्तर पश्चिम आप नहीं समझे ना? अच्छा, जो बाबू आपका तक्षशिला वाला क्षेत्र है ना, उसको ही उत्तर पश्चिम भारत कहेंगे। तक्षशिला वाला क्षेत्र जो आपका पड़ता है, या तक्षशिला वाला क्षेत्र किधर पड़ता है? अभी तो प्रेजेंट इन पाकिस्तान में है। हाँ, ये जो तक्षशिला वाला क्षेत्र है, वो चाणक्य के समय भी काफी प्रचलित हुआ करता था। याद है आपको? हिस्ट्री पढ़े हो डिटेल में? चाणक्य पंडित जब था तो तक्षशिला उस वक्त भी बहुत फेमस हुआ करता था। चाणक्य के समय लोग अपना शिक्षा वगैरह को ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जाते थे। ठीक है, चाणक्य के समय भी काफी प्रचलित हुआ करता था और शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी प्रचलित था। कौन? तक्षशिला, है ना। और यहीं पे जो पल्लव समुदाय हैं, अपनी राजधानी को बना डाला। तक्षशिला को ही राजधानी बनाया कौन? पहलव समुदाय। जो पहलव जनजाति थे वो अपनी राजधानी को बनाए कहाँ? तक्षशिला को ही। और चाणक्य पंडित के समय में भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था चाणक्य। उनके समय भी तक्षशिला काफी फेमस था। शिक्षा के दृष्टिकोण से तक्षशिला पे बहुत लोग पढ़ने जाते थे, सीखने जाते थे और शिक्षा वगैरह देने के लिए तक्षशिला काफी आगे रहता था हमेशा। ठीक है। और एक चीज देखो, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? जो पल्लव समुदाय हैं वो तक्षशिला को क्या बनाए? अपनी राजधानी बनाए। और इनके जो सबसे प्रमुख शासक हुए थे पल्लव समुदाय में, पल्लव जनजाति में, तो उनका नाम था बंदु फड़नीस। क्या नाम था? बंदु फड़नीस नाम के जो राजा थे वो पल्लव समुदाय से निकल के आए थे। अच्छा, पल्लव समुदाय कब आए थे? जब शक समुदाय खत्म हुआ था, शक जनजाति जब खत्म हुआ था, शक का शासन खत्म हुआ था, तब पल्लव भारत में आए थे। और ये सभी मिडिल ऑफ एशिया के छोटे छोटे जनजाति हैं जो कुछ कुछ टाइम के लिए भारत पे शासन करते हैं और फिर भारत में आगे चल कर के नया नया शासन इस्टेब्लिश्ड होने लगता है। ठीक है। ये जो बुंदी फड़नीस या बुंदू फड़नीस नाम के जो शासक थे, ये शक समुदाय के थे। कहाँ के थे? शक के। शक नहीं, पल्लव, सॉरी, शक के नहीं थे, पल्लव के थे। किसका थे? पल्लव। पल्लव का शासन जब भारत में आया, किसके बाद? शक के बाद। क्या नाम था? बुंदी फर्नस। तो उसी समय जो बुंदी फर्नस थे, एक सेंट थॉमस नाम का पादरी था। क्या नाम था? सेंट थॉमस। इस नाम का एक बहुत पादरी था जो रेसाई, रेसाई नहीं, ईसाई था।
ये जो सेंट थॉमस था ना, वो ईसाई धर्म के थे। किस धर्म के थे? ईसाई था। उसने भारत में प्रवेश किया। कौन प्रवेश किए, किसके समय? बूंदी फडनीस के समय सेंट थॉमस भारत में प्रवेश किए, जो कि एक पादरी थे। पादरी क्लेर्गी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत ऊंचा पद होता है। ये सबसे शिक्षित होते हैं, सबसे धनवान होते हैं, और वो ईसाई थे। सेंट थॉमस वो भारत में प्रवेश करते हैं बूंदी फर्नेस के कंटेम्प्रेरी में, समकालीन में, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज लोग जो है ना, वो सब ईसाई ही था, और वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है। अब बोलोगे क्यों प्रचार करता है? तो लगभग जो समय था वो 1 AD आने वाला था, और ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। तो बूंदी फडनीस के समय में ही एक सेंट थॉमस नाम का ईसाई व्यक्ति, जो पादरी था, क्लेर्गी था, वो ईसाई धर्म का प्रवेश करने के लिए भारत में आता है, और खूब जोर शोर से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है। क्योंकि ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था, उसी समय से ईसाई धर्म काफी एक्टिव हो गया था, है ना? जन्म भी हुआ था ईसाई धर्म का। और ये सबसे पहले ईसाई धर्म के प्रचारक थे। कौन? सेंट थॉमस। और ये भारत में आके प्रचार करना शुरू कर दिए थे। किसके समय में? पहलव के समय में। और पहलव के राजा कौन थे? बूंदी फडनीस थे। ठीक है। ईसाई प्रचारक थे, और काफी प्रचलित थे ये, बहुत मतलब प्रचलित थे। सेंट थॉमस किसके समय में? बूंदी फडनीस के समय में। बूंदी फडनीस कौन? पल्लव के प्रमुख राजा थे। ठीक है। आ गया यहाँ तक समय में, समझ में? प्रचार प्रसार भी हो गया। और फिर आता है कुषाण वंश। और कुषाण वंश काफी इंपॉर्टेंट है, और वह सबसे बाद में आता है ना? सबसे बाद में भारत में आता है। ये भी मिडिल ऑफ एशिया से उठ के आता है। मध्य एशिया से आने वाला ये चौथा वंशज रहता है। और इनका संबंध जो रहता है वह यूची और तोखड़ी जो जाति है ना, योची और तोखड़ी, यही सब जाति से इनका संबंध रहता है। और ये पहले चीन के जाति थे। कहाँ के जाति थे? चीन के। और पश्चिमी भाग से निकलकर मिडिल ऑफ एशिया जो क्षेत्र था, पश्चिमी भाग जो था ना बाबू, पश्चिमी भाग कहाँ? भारत का। और मिडिल ऑफ एशिया, ये जो आपका यूची जनजाति थे, यूची और तोखड़ी जाति, यही सब जो थे ना, वो समझ लो कि जो आपका चौथा आए थे ना मिडिल ऑफ एशिया में, जो सबसे बाद में आए थे कुषाण, उसके समय में यूची और तोखड़ी काफी प्रचलित जाति हुआ करता था कुषाण में। ठीक है। ये सबसे बाद में आए थे, मिडिल ऑफ एशिया की थे। और ये पहले चीन के जाति हुआ करते थे। कौन कौन? यूची और तोखड़ी। ये शुरू में चीन के जाति हुआ करते थे। इनके जो फोरफादर थे, पूर्वज थे, वो चीन में रहा करते थे। लेकिन जब बाद में ये भारत की तरफ भी अपना रुख मोड़ते हैं, यूची और तोखड़ी जाति, और ये पहले कहाँ रहा करते थे? चीन में रहा करते थे। और पश्चिमी भाग से निकलकर वह मध्य एशिया में आते हैं। ये बहुत अलग बात है। और फिर मध्य एशिया में जब बस जाते हैं, तो मध्य एशिया में रहने लगते हैं, और फिर मध्य एशिया से वह भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक है। जब कुषाण वगैरह थे तो वही लोग खींच के लाए थे उसको, तोखड़ी जाति को, यूची जाति को। जबकि इनका पूर्वज कहाँ रहते थे? चाइना में रहते थे। चाइना से ये बस गए थे कहाँ? मिडिल ऑफ एशिया में। और फिर जब वो मिडिल ऑफ एशिया में यूची और तोखड़ी जाति बसते हैं, तो यूची और तोखड़ी को उठा करके फिर भारत में लाया जाता है मिडिल ऑफ एशिया से। तो समझो कि एक जाति पहले ए से बी जगह गए, और फिर बी से सी जगह आते हैं। तो अपने आप में ये सब जो बात है काफ़ी डीप से है, और ये सब बात को आप थोड़ा सा डिटेल में जाकर के जब पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है। और जो पश्चिमी भाग से निकल कर ये कंप्लीट रूप से कहाँ आ गए? मिडिल ऑफ एशिया में। और फिर मिडिल ऑफ एशिया से कहाँ निकल के आ गए? भारत में प्रवेश करते हैं। और हिमालय पर्वत जो है ना, अभी जो हिमालय पर्वत है, अभी हिमालय पर्वत होने के कारण कोई भी चीनी का भारत में प्रवेश करना काफ़ी टफ है। क्योंकि वो सबसे पहले हिमालय पे चढ़ेगा, फिर भारत में उतरेगा। तो हिमालय पे चढ़ना ही अपने आप में बहुत टफ टास्क हो जाता है। ऊपर जाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और चीनी जो है वो भारत में प्रवेश करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है चीनी वगैरह को, लेकिन फिर भी कर ही जाते हैं आज।
और कई कबीला को पार करना पड़ता है, नांगना पड़ता है प्रवेश करने के लिए। ठीक है, कई कबीले मतलब समझ लो कि अलग अलग कबीले हैं। और खैर जो भी है, चीनी भी समझो भारत में आए थे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। और जब सब लोग भारत में आए तो भारत में लगभग 5 कबीले में बट जाता है अलग अलग। और यह 5 कबीले में जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला रहता है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख कबीला, वह कुषाण रहता है। और कुषाण के कुछ प्रमुख शासक हुए जो सत्ता स्थापित किए और अपना खुद का सिक्का भी चलाए, राजतंत्र का एक समझ लो कि विस्तृत रूप भी दिखाने का प्रयास किए। राज बहुत अच्छा से किए भारत में, कौन? कुषाण लोग। और इसी कारण से इसको एक प्रमुख वंश के रूप में भी देखा जाता है। कुषाण भी बड़ा बढ़िया वंश था, पल्लव ठीक ठाक था, आपका जो इंडो ग्रीक था, हिंद यूनानी, वो सबसे बढ़िया था। फिर जो आपका कुछ पल्लव भी ठीक ही था, है ना। इस प्रकार से 4 वंश जो है वो भारत में मतलब आक्रमण नहीं, शासन किए थे। सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनानी आए थे। फिर कौन आए थे? शक आए थे। अच्छा, शक के बाद कौन आए थे? पल्लव आए थे। उसके बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। तो आप बार बार रिवाइज करोगे फिर आपका चीजें क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो कुषाण की कहानियां हैं ये काफी दिलचस्पी है। हम चाहते हैं, क्योंकि कुषाण वंश में एक पर एक प्रमुख शासक देखने को मिलेंगे, वंश काफी अच्छा था। आपको वीम कड़फिशिस की कहानी मिलेगी, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि 1 घंटा 1 मिनट से भी ऊपर का वीडियो हो गया है, चूंकि हम 1 घंटा ही आपको आगे वीडियो में पढ़ाते हैं। तो जो नया वीडियो है तो हम कल दिन में लाने का कोशिश करेंगे और एक वीडियो रात में देंगे। तो हम कोशिश करें एक दिन में 2 वीडियो दे के फटाफट सिलेबस को ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को बार बार सुने, स्पीड में सुने और चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करें। फिर आप कोई भी बुक का जाकर के ऑब्जेक्टिव लगाएं तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, आपको कहानी भी समझ में आ गया, आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा हो गया, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम के करीब पहुंचते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।